कि आपको भी ये कन्फ्यूजन होती है कि आपके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कौन सा है, चाहे वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो या फिर कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग हो। या फिर योगा हो। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज फॉर्म्स को कंपेयर करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि आपके लिए इसमें से बेस्ट कौन सा होगा। इस वीडियो में हम 3 मेन फॉर्म्स को कंपेयर करेंगे, जो कि होगा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कार्डियो इंक्लूडिंग HIIT और योगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता क्या है, पहले ये जानना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज है जिसमें हमारी बॉडी एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करती है। अब वो किसी भी रेजिस्टेंस का फॉर्म हो सकता है, जैसे डंबल्स हो गए, वेट्स हो गए, बारबल, रेजिस्टेंस बैंड, कुछ भी। मीनिंग ऐसा कोई भी सोर्स जो हमारे बॉडी को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हो और हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। अगर हम बेनिफिट्स देखें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें से मेन होगा आपका इम्प्रूव्ड बॉडी कॉम्पोजिशन। ये आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन होती है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ फैट एंड द अमाउंट ऑफ मसल यू हैव। वो उसमें मसल मास इंक्रीज़ होता है और फैट का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज़ होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से। इसका एक और ये बेनिफिट है कि ये आपकी फ़िज़िकल कैपेसिटी को और आपके आउटलुक को बहुत इम्प्रूव करती है। जैसे कि आपको ये एक चिज़ल्ड, एक डिफाइंड और एक फिट वाली लुक देती है, और आपकी फ़िज़िकल कैपेसिटी, जो आपकी एक्सर्शन कैपेसिटी होती है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, जो कि आपको ओल्ड एज में जाके काम आता है। और ओल्ड एज की बात करें तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ओल्ड एज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस ओल्ड एज में जब हम मसल लूज़ कर रहे होते हैं, उस टाइम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और ये रिवर्स भी हो सकता है अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हो तो। सो इन शॉर्ट, अगर जो आप ओल्ड एज में मसल लूज़ करते हैं, आपकी जो मूवमेंट्स में दिक्कत होती है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में दिक्कत होती है, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आप रिवर्स कर सकते हैं। रिसर्च में ये पाया गया है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से हमारे बॉडी की जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होती है, मतलब जो बिना एक्टिविटी कुछ किए जो हम कैलोरीज बर्न करते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से करने से वो बूस्ट रहती है। मतलब स्टडी के अकॉर्डिंग वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने के 3 दिन बाद हमारा जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है वो 8 से 9% ऊपर होता है। सो सपोज आपका 1000 होगा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, 1000 कैलोरीज, सो आपका बैठे बैठे आप 9%, दैट इज़ 90 कैलोरीज मोर बर्न कर रहे होंगे आप बिना कुछ किए। ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की इफेक्ट होती है हमारी बॉडी पे, जिसे हम इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। सो अगर इसकी डाउनसाइड्स की बात करें तो ये बहुत ही कम है, बट ये डायरेक्ट डाउनसाइड्स नहीं है, बट ये आपके नेग्लिजेंस से आपको ये इंजरी का कारण बन सकती है अगर आप इसे सुपरवाइज या प्रॉपर पॉस्चर और प्रॉपर फॉर्म के साथ नहीं कर रहे हो तो। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी कोई डाउनसाइड ऐसी नहीं होती। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आप बॉडी के हर मसल को, हर बॉडी पार्ट को वीक में कम से कम 2 बार ट्रेन ज़रूर करें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस की, जिसे हम शॉर्ट में कार्डियो कहते हैं। इसमें इंक्लूडेड बहुत कुछ होती है, वो वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग, एलिप्टिकल वॉकर्स, साइकिल्स या जिम के स्टेशनरी साइकिल्स और भी बहुत कुछ। सो कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग होता क्या है, हमें ये जानना है पहले। हमारा बॉडी तब कार्डियो के स्टेट में रहता है जब हमारा जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो 50% या उससे अबव रहे। जैसे कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट अगर 220 और अगर आप 110 के हार्ट बीट पे आप वर्कआउट कर रहे हैं सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और आपकी बॉडी की मेजर मसल्स इन्वॉल्व है, तो आप एक कार्डियोवास्कुलर स्टेट में होंगे। ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है जो कि हमारे सबके मन में होती है कि कार्डियो का मतलब सिर्फ आप वॉकिंग, रनिंग या वैसे एक्सरसाइजेज हो। बट हमें ये समझना है कि हमारा हार्ट रेट जब भी मैक्सिमम हार्ट रेट की 50% या उससे अबव रहे तो हमारा बॉडी एक कार्डियोवास्कुलर स्टेट में होता है। वो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के वर्कआउट के टाइम भी हो सकता है, वो योगा के टाइम भी हो सकता है, वो किसी भी वर्कआउट के टाइम हो सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको रनिंग या वॉकिंग या स्विमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस की बेनिफिट्स क्या हैं। ये सबसे पहले तो आपकी मेन ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट ज़रूर करें कि रनिंग या वॉकिंग की बात नहीं है। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के हेल्प से भी आपका हार्ट रेट आप अप करके उसमें वर्कआउट कर रहे हैं तो वो भी कार्डियोवास्कुलर ही गिनाएगा। सो ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी लिपिड प्रोफाइल, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होती है, ये LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है।
इनफैक्ट सारे ही एक्सरसाइज आपके एलडीएल कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट है कि आपके हार्ट के स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देता है। इसका मतलब आपके हार्ट का जो ब्लड पंप आउट करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इससे आपका हार्ट का मसल थोड़ा इनलार्ज होता है। इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाती है व्हेन कंपेयर टू जो वर्कआउट नहीं करते हैं या जो कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग नहीं करते हैं। आपके हार्ट अपने एक बीट में या एक साइकिल में आपकी बॉडी में ज़्यादा ब्लड पंप कर सकता है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल जो वर्कआउट नहीं करते सेडेंटरी ह्यूमन बींग से। अब इसकी डाउनसाइड की बात करें तो हमें ये देखना है कि इसमें आपको बॉडी को किसी भी टाइप की रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है, जिसका ये रिजल्ट होता है कि आपकी बॉडी को ये मसल ग्रो करने में कोई हेल्प नहीं करती है, क्योंकि आपके मसल को इसमें कोई वैसा फिजिकल एक्सर्शन नहीं लगाना है किसी फोर्स के अगेंस्ट। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि कार्डियो एक्सेस करने से या नहीं ध्यान देने से हमें हाइपोग्लाइसेमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत डिप कर सकता है अगर आप सस्टेन लंबे समय तक कार्डियो कर रहे हो और आप वो सुपरवाइज ना हो। मेन बात ये है, अगर वो सुपरवाइज ना हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल डिप कर सकता है, जिससे आपको डिजीनेस या आप फेड आउट भी हो सकते हैं जिम में या कोई भी आप ऐसे कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करते हुए। नेक्स्ट जो है वो एक डाउनसाइड तो नहीं है, बट ये एक मिस्टेक है जो हम सभी करते हैं कि हम जब फैट लॉस करना चाह रहे होते हैं कि हम कार्डियो का बहुत ही एक्सेसिव यूज़ करने लगते हैं, या हम दिन में एक बार दो बार या डेली के डेली हम कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, वो भी 1 घंटे 1.5 घंटे ट्रेडमिल के ऊपर भागते रहते हैं, साइकिल चलाते रहते हैं जिम में जाके। इससे ये होता है कि आपकी फैट लॉस, मसल लॉस एंड वाटर लॉस तीनों होती है, बट जो हमें मसल लॉस नहीं चाहिए और इसमें हमें जैसे पता है कि रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो इसमें मसल ग्रो करने का कोई चांस नहीं है। तो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन को बहुत ही बिगाड़ सकती है ये, मतलब आपकी स्किन सैगी हो सकती है और आपके फैट यहाँ वहाँ से बल्ज कर सकते हैं और आपको एक टोन्ड या डिफाइंड फिजिक इससे नहीं मिल सकता। अगर आप सिर्फ कार्डियो से पतला होना चाहते हैं तो श्योर आप पतले हो जाएंगे, बट वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे HIIT के बारे में या हिट के बारे में, और इसका फुल फॉर्म होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जैसा कि ये बताता है कि हम इसमें एक बर्स्ट में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, फॉलोड बाय रेस्टिंग पीरियड, फिर अगेन बर्स्ट में, फिर ऐसे रेस्टिंग पीरियड में ऐसे हम सेट्स लगाते हैं सर्किट में। इसमें हम अलग टाइप की एक्सरसाइज कंबाइन करके या फिर एक ही एक्सरसाइज को एक बर्स्ट में फिर रेस्ट फिर सेम एक्सरसाइज रिपीट करके हम कर सकते हैं। हिट या HIIT की जो बेनिफिट्स होती है वो बहुत ही सुपीरियर होती है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, क्योंकि हिट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है कार्डियो से कंपेयर करें तो। और ये एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये एंड्योरेंस आपके बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ये आपके VO2 मैक्स, मतलब आप जितने ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाती है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके एंड्योरेंस से है। आप जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा एक बार में इनहेल कर पाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एंड्योरेंस होगी और उतने ज़्यादा आप वर्कआउट अपने आउटपुट दे पाएंगे। HIIT में आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो की, मतलब जो ट्रेडिशनल कार्डियो की एक्सरसाइज होती है उसे आप कपल अप कर सकते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ, और HIIT का एक सर्किट बना सकते हैं आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर इसकी डाउनसाइड्स की हम बात करें तो इसकी डाउनसाइड्स भी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस थोड़ी सिमिलर होती है कि ये हाइपोग्लाइसेमिया में रिजल्ट कर सकता है अगर ये आप सुपरवाइज ना हो या आप प्री वर्कआउट मील में सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स ना लिए हों। तो इसे ओवरडू करने से आपकी क्रोनिक फटीग बढ़ सकती है और आप हो सकता है कि आप अगले आने वाले 2 दिन तक वर्कआउट करने के बाद भी आप फटीग्ड फील करें अगर आप इसे कंटिन्यूसली बिना ब्रेक के किए जा रहे हैं तो इससे हमें ये देखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। ये आप वीक में 1 से 3 बार कर सकते हैं, मिनिमम आप 1 दिन का गैप ले बीच में, ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो सके। आप नेक्स्ट वर्कआउट में आप अपना 100% दे पाए और आपको फटीग ना हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो योगा हमारा नेक्स्ट फॉर्म एक्सरसाइज है। योगा का अगर डिफाइन करना चाहें तो एक ये कह सकते हैं कि ये एक अपने बॉडी को एक किसी पर्टिकुलर पोस्चर या पर्टिकुलर पोजीशन में लाके होल्ड करना या आइसोमेट्रिक होल्ड करना या एक स्ट्रेचिंग का फॉर्म कह सकते हैं आप। योगा की बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट आपको ये माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि आप इसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, आप अपने पोस्चर को होल्ड कर रहे हैं एक पोजीशन में लाके। आपका जो माइंड और मसल कनेक्शन होता है वो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, जो इनडायरेक्टली आपके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और आपके वर्कआउट को ज़्यादा फ्रूटफुल बनाती है। योगा मसल की स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। योगा से अगर आप पोस्ट वर्कआउट योगा करके जितने भी वो 20 मिनट्स 30 मिनट्स आप पोस्ट वर्कआउट योगा करके आप मसल स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी मसल रिलीव करने में और उसे रिकवर करने में ज़्यादा हेल्प करती है। आज के टाइम में हमारा पुअर बॉडी पोस्चर होना बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि हमारे सेडेंटरी जॉब या सिटिंग जॉब होती है, उससे हमारा जो बॉडी का पोस्चर होता है वो बिगड़ जाता है। योगा इस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसे इम्प्रूव करने में और उसे रिस्टोर करने में, जो आपको ओरिजिनल पोस्चर होना चाहिए उसमें। योगा का एक और जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से,
कि आप योगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो इनडायरेक्टली जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा बेटर होता है। और हम ये जानते हैं कि हम जितना ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के टाइम, उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी ग्रोथ होगी और वो उतना जल्दी ही उसे बढ़ेगा। वो इसके जो डाउन साइड है वो बहुत ही मेजर तो नहीं है, ये आपके गोल पे भी डिपेंड करती है, मेन बात तो वो है। बट इसकी एक डाउन साइड ये है कि ये ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है, तो ये आपके मसल को ग्रो करने के लिए इंड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको रेजिस्टेंस कोई नहीं है और आपको एक आइसोमेट्रिक पोजीशन होल्ड करना है। सो बॉडी के पास कोई रीज़न नहीं है इसमें ग्रो करने की व्हेन योर गोल इज़ हाइपरट्रॉफी, यानी कि मसल साइज गेन करना। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये आप रोज़ कर सकते हैं, आप इसे अलग से डेडिकेटेड टाइम देके भी कर सकते हैं और आप इसे पोस्ट वर्कआउट एज स्ट्रेचिंग रूटीन भी कर सकते हैं। दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे इससे। सो इसे कंक्लूड कैसे किया जाए कि आपके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कौन सा। इसके लिए मेन थिंग ये है कि इट बॉइल्स डाउन टू योर प्रेफरेंस कि आपकी क्या गोल है, आपकी क्या एम है, उस हिसाब से आपके लिए आपको बेस्ट वर्कआउट चुनना है। अगर आपका गोल मसल हाइपरट्रॉफी है, स्ट्रेंथ गेन है, तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी गोल जनरल फिटनेस है या फिर आप कहें तो नॉर्मल फिटनेस गोल है आपको फिट रहना चाहते हैं, तो आपको ये तीनों ही इंक्लूड कर सकते हैं वर्कआउट में। अगर आपका गोल बेटर बॉडी पोस्चर है तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ योगा एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अपने इंक्लूड कर सकते हैं वर्कआउट रिजीम में। और अगर आपका गोल आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करना है या आपको मैराथन में एज अ रनर पार्टिसिपेट करना है या आपको स्प्रिंटिंग करना है, तो आपके लिए कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम एक जनरल फिट रहने के लिए या जिसकी ऐसे कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट स्पेसिफिक गोल नहीं है, जनरली फिटनेस के लिए हम ये तीनों ही कंबाइन करके अपने डेली वर्कआउट रिजीम में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करिएगा, एक सैम्पल वर्कआउट बना के वहाँ दिया गया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप एक आइडिया मिल सकता है कि आप ये तीनों कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अपने डेली वर्कआउट रिजीम में। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि ये तीनों इंक्लूड करके आप अपने डेली वर्कआउट रिजीम की फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू ACSM जो कि अमेरिकन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन है, उसके अकॉर्डिंग आपको कार्डियो करना है वो 150 मिनट्स होगी। अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी में कर रहे हैं तो 150 मिनट्स अ वीक, जिसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं आप 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक। और अगर आप विगरस कार्डियो कर रहे हैं तो 25 मिनट्स इंटू 3 डेज, जाकि 75 मिनट्स पर वीक। आप इसके दोनों कंबाइन करके भी कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करें तो ये भी आपको ACSM के अकॉर्डिंग है कि आपको हर बॉडी पार्ट या हर मसल आपको वीक में कम से कम 2 बार ट्रेन करना है। सो आप पुश पुल लेग्स या अपर बॉडी, लोअर बॉडी या फुल बॉडी वर्कआउट, किसी भी स्प्लिट को आप अपने रूटीन में इंक्लूड करके आप एटलीस्ट मसल को वीक में 2 बार ज़रूर हिट करें फॉर द ऑप्टिमम रिजल्ट एंड प्रॉपर ग्रोथ। और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या HIIT की या HIIT की बात करें तो आप ध्यान देना कि आप 1 से 3 टाइम वीक में कर सकते हैं। और अगर आप HIIT अपने वर्कआउट रिजीम में इंक्लूड कर रहे हैं तो आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज आपको अलग से करने की नीड नहीं होनी चाहिए। और HIIT वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को चैलेंज करने के लिए काफ़ी हो। सो HIIT को आप कम से कम 1 to 3 टाइम्स अ वीक इंक्लूड कर सकते हैं अपने वर्कआउट में, बट आप कंसेक्यूटिव वर्कआउट के बीच एक दिन गैप जरूर रखिएगा। जैसे आप मंडे किए तो ट्यूसडे गैप रख के वेडनेसडे फिर अगेन कर सकते। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखें। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कि आपके लिए कौन सी वर्कआउट या एक्सरसाइज फॉर्म सही है या बेस्ट है, उसका आपको आंसर मिल गया होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रियांशु सिंह।